विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो हमारे बुक में है एनसीईआरटी में, उनको सॉल्व करते हैं। चैप्टर है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसका डिस्टेंस टाइम टेबल दिया हुआ है। यानी 0 सेकेंड में इसने 0 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 1 सेकेंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 2 सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 3 सेकेंड में 27 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 4 सेकेंड में 64 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 5 सेकेंड में 125 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 6 सेकेंड में 216 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और 7 सेकेंड में इसने 343 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। इज़ इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और ज़ीरो। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या ज़ीरो है, ये बताना है। तो आंसर क्या है, देयर इज़ एन अनइक्वल चेंज इन द डिस्टेंस इन अन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर डिस्टेंस में अनइक्वल चेंज देखा जा रहा है। देख रहे हैं, एक बार 8 हो रहा है, फिर 27 हो रहा है, 64 हो रहा है, 125 हो रहा है। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, जबकि टाइम इंटरवल सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटरवल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस देखोगे वो अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दस द गिवन ऑब्जेक्ट इज़ हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, द एक्सीलरेशन इज इंक्रीजेस। अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, और इसी वजह से जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर ये बतलाना है। इनसे आप क्या इन्फर कर सकते हो। आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। In the given case, the increasing acceleration of the given object indicates that the force acting on the object is also increases. तो इस केस में एक्सीलरेशन जब इंक्रीज हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जब इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। तो यहाँ पर 2 पर्सन है जो कि एक मोटर कार जिसका कि मास 1200 kg है, उसको जो पुश करते हैं तो वो एक लेवल रोड पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 persons टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही मोटर कार को 3 पर्सन के थ्रू जब पुश किया जाता है तो यहाँ पर ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन गेन करता है। विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। तो यहाँ पर हर एक पर्सन उस मोटर कार को अगर अलग अलग पुश करना चाहेगा तो कितना फोर्स लगाना होगा। अज्यूम दैट ऑल पर्सन्स पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पर अज्यूम करना है कि जो पर्सन्स है वो सेम मस्कुलर फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं मोटर कार को मूव करने के लिए। तो आंसर है, मास ऑफ द मोटर कार इज़ 1200 kg। तो क्वेश्चन में दिया है मास कितना है, 1200 kg। ओनली 2 persons मैनेजेस टू पुश द कार
Hence the acceleration acquired by the car is given by the third person alone। तो यहाँ पर सिर्फ 2 पर्सन अगर कार को पुश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एसिलरेशन है वो थर्ड पर्सन के थ्रू, अकेला थर्ड पर्सन कितना एसिलरेशन एक्वायर करेगा उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एसिलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है थर्ड पर्सन के थ्रू, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि जो थर्ड पर्सन है वो एफ फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो मोटर का मास, जो मोटर कार है उसका मास है 1200 और एसिलरेशन 0.2 है। तो कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 240 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन जो है वो 240 न्यूटन का मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा, और इसीलिए जो हर एक पर्सन है वो यहाँ पर 240 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल। यानी कि एक हैमर है जिसका कि मास 500 ग्राम है और एक नेल को स्ट्राइक कर रहा है जो कि 50 मीटर पर सेकेंड से वो जो हैमर है वो मूव किया जा रहा है। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। तो नेल जो है वो उस पर जब हैमर लगाया जाता है तो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए उस पर हैमर लगता है, वो है 0.01 सेकेंड के टाइम के लिए हैमर लगाया जाता है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो हैमर पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है, हैमर नेल पर कितना फोर्स लगा रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर मास हैमर का है 500 ग्राम, इसको जब केजी में कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 0.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी हैमर का है 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर नेल को जो स्टॉप नेल को पर जो फोर्स लग रहा है वो टी टाइम के लिए लग रहा है। तो टाइम कितना दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। अब वेलोसिटी हैमर का कितना है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि जो हैमर है वो फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी को 0 कंसिडर किया गया है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। तो ए एसिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो एसिलरेशन ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है 50 है और मास 0.5 है और टाइम 0.01 है। कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा -2500 न्यूटन। तो यहाँ पर जो हैमर है वो -2500 न्यूटन के फोर्स से हैमर स्ट्राइक करेगा। इसलिए यहाँ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं कि जो हैमर जो फोर्स लगा रहा है नेल पे वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ये माइनस साइन यही शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, a motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km per hour। यानी कि एक मोटर कार है जिसका मास 1200 kg है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर में, मतलब क्या लिखा है, इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 80 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया जाता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो स्लो डाउन हो जाती है और 4 सेकेंड इसमें इसको लगता है। कैलकुलेट द एसिलरेशन एंड चेंज इट्स मोशन। तो यहाँ पर एसिलरेशन और चेंज इन मोशन आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। तो साथ में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास कितना है कार का 1200 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी कार का है 90 किलोमीटर पर आवर और इसको जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कार का है 18 किलोमीटर पर आवर, जब इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 सेकेंड दिया है, 4 सेकेंड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमारे पास में v फाइनल वेलोसिटी है 5 और इनिशियल वेलोसिटी है 25, एसिलरेशन फाइंड करना है और टाइम हमारे पास में 4 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये जो मोशन है वो रिटार्डिंग मोशन है, यानी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है।
अब चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम इंटू माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम एम भी है और इनिशियल मोमेंटम एम यू है, तो यहाँ से एम कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा भी माइनस यू। तो एम हमारा मास कितना है 1200, फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन होता है। मास है 1200 और एसिलरेशन है -5। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 6000 न्यूटन। तो एसिलरेशन कार का क्या है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि फोर्स जो है वो 6000 न्यूटन की वेलोसिटी से डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि जो मोमेंटम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जो फोर्स है कौन सा फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज ट्रक एंड अ कार बोथ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v। तो एक लार्ज ट्रक है और एक कार है, दोनों भी मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हैव हैड अ कॉलिजन एंड बोथ ऑफ देम कम टू अ हॉल्ट आफ्टर दैट। तो इन दोनों में कॉलिजन होता है और उसके बाद में ये दोनों जो है वो हॉल्ट में यानी रुक जाते हैं। इफ़ द कॉलिजन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, तो यहाँ पर कॉलिजन 1 सेकेंड के लिए हो रहा है। विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट। तो कौन सा व्हीकल पर ज़्यादा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो मास है, मान लिया हमने कैपिटल एस है ट्रक का मास, कैपिटल एम ट्रक का मास है और कार का मास स्मॉल एम है। तो यहाँ पर कैपिटल एम यानी ट्रक का मास ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कार। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी व्हीकल का भी माना गया है और फाइनल वेलोसिटी यानी कि कार स्टॉप हो जा रही है, इसलिए इसको 0 कंसिडर किया गया है। तो टाइम 1 सेकेंड का टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम और एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा -mv। और ये कार का निकला, वैसे ही ट्रक का निकालेंगे तो m और फाइनल वेलोसिटी v डैश और इनिशियल वेलोसिटी v है t डिवाइडेड बाई t, ये निकलेगा कैपिटल mv। अब यहाँ पर जो मास है ट्रक का वो कार के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए मास जो ट्रक है वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच व्हीकल एक्सपीरियंसेस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो कौन सा व्हीकल ज़्यादा किसमें ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कार का एम भी है, फाइनल मोमेंटम 0 है और चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी से निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का कितना है कैपिटल एम भी, फाइनल वेलोसिटी ट्रक का 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया एम भी। तो यहाँ पर मास जो है वो ट्रक का वो कार के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए वो जो है ज़्यादा मोमेंटम जो है एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एसिलरेशन। तो कौन सा व्हीकल ज़्यादा एसिलरेशन गेन करेगा ये बताना है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एसिलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यानी जो एसिलरेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि जो एसिलरेशन है वो जो सिस्टम है सिस्टम के मास के इंडिपेंडेंट होता है। एसिलरेशन हमेशा जो भी है वो मास के इंडिपेंडेंट होगा, जो भी सिस्टम का मास होगा उससे इंडिपेंडेंट होगा। द इनिशियल वेलोसिटी, the final velocity and the time of impact remain the same in both cases। तो दोनों ही केस में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमेशा सेम रहेगा। हैंस बोथ द कार एंड द ट्रक एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ एसिलरेशन। और इसीलिए कार और जो बस है दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ एसिलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। फोर्थ है, वाई इज़ द कार लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज दैन ट्रक। तो जब कार और ट्रक में टक्कर होती है तो कार को जो है वो ज़्यादा डैमेज होता है, ऐसा क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज़। तो यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक एक्शन के इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और ये जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो डिफरेंट बॉडीज़ पर वर्क करता है। सिंस द ट्रक एक्सपीरियंसेस अ ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट इज़ लार्जर। तो यहाँ पर ये जो ट्रक है
वो ग्रेटर फोर्स यानी कि जब एक्शन करता है, ट्रक जब है कार से टकराया तो ये एक्शन जब करेगा, कार से टकराया तो एक्शन करेगा। अब कार जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा है तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्शन हार्डली करेगा। दिस लार्ज, और ये जो लार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो इस लार्जर फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रक है, ट्रक के कंपैरिजन में जो कार है वो ज़्यादा डैमेज हो जाती है, क्योंकि कार का मास कम है और वो जो है इस इम्पैक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए ज़्यादा डैमेज कार को हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे ड्यू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप learning, keep growing only at DU. See you soon in the next class. Thank you for watching the video. Bye bye.